ठीक है, तो एग्जिट पोल्स हर कोई हमेशा इनके बारे में जानना चाहता है ना? ओह हाँ, ये एक तरह के इंस्टेंट प्रिडिक्शंस होते हैं, तुरंत संतुष्टि के लिए। जैसे बैलेट बॉक्स में झांकने की कोशिश करना, इससे पहले कि वो गिने जाएं। आपने कुछ रिसर्च भेजा है, खासकर भारत में एग्जिट पोल्स पर। और यार ये तो काफी जटिल है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। हाँ, भारत वाकई में एक दिलचस्प केस है। बस इसकी विशालता और विविधता ही देख लो। इतनी सारी भाषाएं और संस्कृतियां हैं, एक सटीक सैंपल प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है। हाँ, जैसे आप पूरे देश की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पास कुछ ही रंग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा। और एक चीज जो रिसर्च में बहुत उभर कर आई वो ये है कि सैंपलिंग में कमी से गंभीर बायसेस आ सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को अक्सर कम प्रतिनिधित्व मिलता है। बिल्कुल, मेरा मतलब है, एक स्टडी थी, शायद 5 साल पहले की, जिसमें पाया गया कि लगभग 60% एग्जिट पोल्स में वोटर्स का अंडर सैंपलिंग किया गया था, खासकर उन आदिवासी क्षेत्रों में। और इससे परिणाम बुरी तरह स्क्यूड हो गए थे, जैसे कुछ पार्टियों के सीट प्रेडिक्शंस में 10% तक का अंतर आया। 10%? वाह! तो अगर आप ग्रामीण जनसंख्या को सही से शामिल नहीं कर रहे हैं, तो आप तस्वीर का एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं, खासकर एक ऐसे देश में जहां बहुत सारे लोग बड़े शहरों से बाहर रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ लोगों के रहने का स्थान ही नहीं है ना? मेरा मतलब है, इन सोर्सेज ने यह भी बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी उन लोगों के जवाबों को प्रभावित कर सकते हैं जब उनसे एग्जिट पोल सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ छोटे समुदायों में सही जवाब देने का दबाव होता है। बिल्कुल, सोचो, अगर आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में हों और कोई आपसे पूछे कि आपने किसे वोट दिया, तो आप शायद वो जवाब नहीं देना चाहेंगे जिससे किसी प्रकार का टकराव हो। हाँ, शांति बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये वही चीज है, लेकिन बड़े पैमाने पर, खासकर भारत में जहां सामाजिक ढांचे और समुदाय इतने मजबूत होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि जो एग्जिट पोल्स मैंने न्यूज़ में देखता हूँ, वो शायद पूरी सच्चाई नहीं होते, पूरी कहानी नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि हम उन जटिलताओं में और गहराई से जाएं, 1 मिनट के लिए पीछे हटते हैं। जैसे ये एग्जिट पोल्स वास्तव में थ्योरी में कैसे काम करने चाहिए? असल में ये सब सैंपलिंग पर निर्भर करता है। जब लोग पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया, और शायद कुछ और सवाल जो उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में होते हैं। फिर उस डेटा का उपयोग पूरे परिणाम का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये एक तरह से ऐसा है जैसे पाई का एक छोटा टुकड़ा लेकर अंदाजा लगाना कि पूरा पाई कैसा स्वादिष्ट है। ठीक है, बेसिक लेवल पर मुझे समझ आ गया। लेकिन फिर ये वोट शेयर बनाम सीट शेयर जैसी बातें आ जाती हैं जो मैंने रिसर्च में देखी हैं, और ये चीजें भारत में और जटिल हो जाती हैं। क्या आप इसे समझा सकते हैं? हाँ, तो सोचो कि आप और आपके कुछ दोस्त एक पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, और एक दोस्त, उसे कहेंगे सारा, उसे पिज्जा पर तरह तरह के टॉपिंग्स चाहिए जो पूरे पिज्जा पर फैले हुए हों। ओह ठीक है, ढेर सारे टॉपिंग्स। लेकिन फिर दूसरा दोस्त, उसे कहेंगे जॉन, उसे बस एक बड़ा चंकी पेपरोनी का स्लाइस चाहिए, बस एक ठोस हिस्सा। ओके, क्लासिक जॉन। अब भले ही सारा को पूरे पिज्जा का ज्यादा हिस्सा मिल जाए, आप जानते हैं, केवल सतह क्षेत्र के मामले में जॉन को फिर भी वो एक बड़ा संतोषजनक स्लाइस मिलता है। और ये वोट शेयर बनाम सीट शेयर की तरह है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूं। तो वोट शेयर सारा के कुल पिज्जा के बराबर होगा जो चारों ओर फैला हुआ है। बिल्कुल, छोटे छोटे हिस्सों में। और सीट शेयर जॉन का स्लाइस है, एक बड़ा केंद्रित हिस्सा। और भारत में असल में वही स्लाइसेस मायने रखते हैं, क्योंकि वहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। तो एक पार्टी को कुल मिलाकर बहुत सारे वोट मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो वोट चारों ओर फैले हुए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें ज्यादा सीटें ना मिलें। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास उन एकल निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित स्लाइसेस नहीं होते।
ठीक है, मुझे लगता है कि अब मैं आपके साथ हूं। तो इसका मतलब है कि इस वोट शेयर को सीट शेयर में बदलना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ, वास्तव में जटिल। ठीक है, तो हमारे पास सैम्पलिंग की समस्या है, ये वोट शेयर वाली चीज़ है। और क्या-क्या चुनौतियां वो हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और बहुत कुछ है जिसे समझना बाकी है। ओह! हाँ, बहुत कुछ। एक बड़ा मुद्दा ये है कि भारत में चुनाव केवल एक घटना नहीं होती, है ना? ये अक्सर कई हफ्तों में कई चरणों में होते हैं और यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि शुरुआती एग्जिट पोल डेटा जो शुरुआती चरणों में आता है वो वास्तव में बाद के चरणों में लोगों के मतदान को प्रभावित कर सकता है। वो भागता है। ओह! वाह! ठीक है, तो ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। बिल्कुल। सोचो अगर तुमने अभी तक ये तय नहीं किया कि किसे वोट देना है और फिर तुम एक एग्जिट पोल देखते हो जो कहता है कि एक पार्टी काफी आगे है। खैर, तुम भी शायद उन्हें वोट देने के बारे में सोचने लगोगे क्योंकि तुम सोचते हो ठीक है, वो वैसे भी जीतने वाले हैं। हाँ, या क्योंकि आप विजेता के पक्ष में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये काम को और मुश्किल बना देता है, समझे? हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। और एक स्रोत जो आपने भेजा था, उसने जोर देकर कहा कि उस ग्राउंड लेवल की समझ का होना कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि उन स्थानीय सूक्ष्मताओं और मुद्दों को समझने के बारे में थे। के हाँ, भारत एक बहुत ही विविध देश है ना? जो एक राज्य में हो रहा है, वह दूसरे राज्य में बिल्कुल अलग हो सकता है। और उस जमीनी जानकारी के बिना ऐसा है जैसे आधे टुकड़े गायब हों और आप पजल को हल करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, तो हमारे पास सैंपलिंग वोट वितरण चुनाव का समय है और फिर ऊपर से उन सभी क्षेत्रीय मतभेदों को जोड़ो। मुझे लगता है कि यहाँ संभावित बायस का बहुत सा अवसर है। ओह हाँ, और इसके कुछ तरीके हैं। कभी कभी पोलस्टर्स एक पार्टी के लिए सीटों का अनुमान अधिक लगा सकते हैं जिसका समर्थन एक क्षेत्र में अधिक केंद्रित है और फिर वे उन पार्टियों का कम आकलन कर सकते हैं जिनका समर्थन बहुत फैला हुआ है। ये एक लेजर पॉइंटर और टॉर्च की तुलना की तरह है, समझे? तो एक पार्टी जिसका समर्थन व्यापक रूप से फैला हो, वास्तव में कम सीटें जीत सकती हैं, बजाय उस पार्टी के जिसका समर्थन बहुत केंद्रित हो, भले ही उन्हें कुल मिलाकर अधिक वोट मिले। हाँ बिल्कुल। और ये केवल एक थ्योरी नहीं है। वास्तव में ऐसा 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों में हुआ था। एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के लिए सीटों का बहुत ज्यादा अनुमान लगाया था जिनका समर्थन अधिक केंद्रित था और ग्रैंड अलायंस का कम आकलन किया था जिनका समर्थन फैला हुआ था लेकिन पतला था। ये वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे वो बायस वास्तव में सामने आ सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि जब आप इन पोल्स को देख रहे हो तो उन वोटों के वितरण को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये केवल वोटों की कुल संख्या के बारे में नहीं है बल्कि यह भी है कि वो कहां हैं। ये सब वास्तव में बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा। हमारे अगले हिस्से में शामिल हों, जहां हम इन स्रोतों का और गहराई से विश्लेषण करेंगे और एग्जिट पोल्स में संभावित बायस को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे भारत में एग्जिट पोल्स की, और यार इन प्रिडिक्शंस में काफी कुछ शामिल है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। हाँ, ये सिर्फ लोगों से ये पूछना नहीं है कि उन्होंने किसे वोट दिया। इसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस और मॉडलिंग होती है ताकि असली नतीजों का अनुमान लगाया जा सके। सही बात है। और हम बात कर रहे थे कि सही सैम्पलिंग का कितना महत्व है और ये वोट्स कैसे फैले हुए हैं। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि शायद मॉडल्स खुद भी कुछ बायस लाते हैं। मेरा मतलब है कि देश के हर क्षेत्र में वोटिंग का रुझान एक जैसा नहीं होता, है ना? हाँ, ये सही बात है। कुछ सरल मॉडल्स ये मान लेते हैं कि पूरे देश में एक समान स्विंग होगा, लेकिन ये भारत में कैसे काम करता है, ये उससे काफी अलग है ना? बिल्कुल नहीं।
ऐसा नहीं है कि हर वोटर केवल एक जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सोच रहा है ना? बिल्कुल। जैसे हो सकता है कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो जो पार्टी ए की ओर लोगों को आकर्षित कर रहा हो, लेकिन किसी विशेष राज्य में कोई स्थानीय मुद्दा हो जो उन्हें पार्टी बी की ओर खींच रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय रुझान एक तरफ दिख सकते हैं, लेकिन उनके नीचे काफी भिन्नता हो सकती है। बिल्कुल। और इसी वजह से पोलस्टर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे उन क्षेत्रीय मतभेदों में गहराई से जाएं और स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है उसे समझें। ये अब महसूस हो रहा है कि जो एग्जिट पोल्स हम टीवी पर देखते हैं, वो केवल सतह का एक हिस्सा होते हैं। हाँ, ये एक बड़े प्राणी की परछाई को देखने जैसा है, लेकिन इसका असली रूप तब तक नहीं समझ आता जब तक आप गहराई से ना देखें। और अगर हम परछाई के नीचे की बात करें, तो हमें पॉलिटिकल बायस के बारे में भी बात करनी होगी। मेरा मतलब है कि ये पोल्स कोई निर्वात में तो किए नहीं जाते, है ना? इनमें से कई पोल्स ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिनके अपने एजेंडा हो सकते हैं। कि यह हाँ, इस बारे में सजग रहना जरूरी है। ये ऐसा है जैसे क्या वे सचमुच जानकारी को निष्पक्ष रूप से पेश कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि जानबूझकर या अनजाने में उनकी सोच का असर डेटा की व्याख्या पर हो सकता है, और यहां तक कि वे कौन से मॉडल चुनते हैं, उस पर भी। बिल्कुल। ये एक टिंटेड लेंस से देखने जैसा है, समझे? आप दृश्य तो देख रहे हैं, लेकिन रंग थोड़े अलग हो सकते हैं। और मैंने पिछले आम चुनाव 2019 के दौरान मीडिया बायस को लेकर भी कुछ चिंताएं पढ़ी थीं। कुछ लोग कह रहे थे कि उन प्रेडिक्शंस को कुछ खास नैरेटिव्स के पक्ष में झुकाया गया था। हाँ, ये दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की कितनी जरूरत है। हाँ, अगर लोगों को इन प्रेडिक्शंस पर भरोसा करना है, तो उन्हें ये जानने की जरूरत है कि ये आंकड़े कैसे इकट्ठा और विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों, बायस के संभावनाओं के साथ, क्या हम इन एग्जिट पोल्स को ज्यादा सटीक बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, कुछ चीजें तो की जा सकती हैं। सबसे पहले सैंपलिंग मेथड्स में सुधार की जरूरत है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का भी उचित प्रतिनिधित्व हो, न कि सिर्फ बड़े शहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कंटेंट है। ठीक है, बेहतर सैम्पलिंग, ज्यादा प्रतिनिधित्व। लेकिन मैं एक ट्रांसपेरेंसी की बात भी सुन रहा हूं, जैसे आपके सोर्सेज ने ये जोर दिया कि पोलिंग एजेंसियों के लिए अपनी कार्यविधि के बारे में खुलकर बात करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। पारदर्शिता भरोसा पैदा करती है, समझे? अगर लोग ये समझते हैं कि डेटा कैसे एकत्र और विश्लेषित किया गया है, तो वे खुद उन प्रिडिक्शंस का आकलन कर सकते हैं। एक आर्टिकल में जो आपने भेजा, उसने ये भी बताया कि जमीनी रिपोर्टिंग का कितना महत्व है। ये केवल आंकड़े जुटाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्थानीय परिप्रेक्ष्य को, पेय को समझने के बारे में भी है। हाँ, बिल्कुल। वोटर्स से बात करने के लिए, मतदान के रुझानों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर लोग होने चाहिए। ये तो डिटेक्टिव वर्क जैसा है ना? सारे टुकड़े जोड़ना, डेटा, स्थानीय संदर्भ। बिल्कुल, ये उन आंकड़ों के पीछे के कारणों को समझने के बारे में है। बिल्कुल सही। ये केवल इस बारे में नहीं है कि कौन जीतने वाला है, बल्कि ये भी कि क्यों वे जीत सकते हैं, और इसका देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए क्या मतलब है। बिल्कुल, ये वो संदर्भ प्रदान करने के बारे में है। ठीक है, तो हमारे पास बेहतर सैम्पलिंग, अधिक पारदर्शिता, जमीनी रिपोर्टिंग है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि शायद इस पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करने के सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि इन पोलिंग एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने का। हाँ, मुझे लगता है कि रेगुलेशन मदद कर सकता है। जैसे अगर कुछ नियम बनाए जाएं कि कब एग्जिट पोल्स जारी किए जा सकते हैं, तो इससे उन पोल्स का बाद के चरणों में मतदान पर असर कम हो सकता है। सही कहा। और शायद ऐसी प्रणाली हो जहां एजेंसियों को सजा दी जाए अगर उनकी प्रेडिक्शंस बहुत गलत हों, ताकि उन्हें अधिक सावधानीपूर्वक होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जहां ध्यान सटीक जानकारी देने पर हो, न कि परिणाम को प्रभावित करने पर। और इस पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? मेरा मतलब है, क्या आप सोचते हैं कि डेटा साइंस और एल्गोरिदम इन एग्जिट पोल्स को और सटीक बना सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एडवांस्ड मॉडलिंग टेक्निक्स, मशीन लर्निंग वगैरह, ये सब प्रिडिक्शंस को वास्तव में बेहतर बना सकते हैं। सोचो, अगर बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण किया जा सके, छिपे हुए पैटर्न्स को खोजा जा सके और स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखा जा सके, छिपे हुए। तो ये केवल अधिक डेटा रखने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में है। बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी एक टूल है, समझे? आपको उन सभी चीजों को सही ढंग से समझने के लिए मानव विशेषज्ञों की जरूरत होती है। ठीक है, हमने बहुत सारी चुनौतियों, संभावित समाधान पर चर्चा की है, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए इस सब पर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। आपके सोर्सेज में ये बताया गया कि जो गलत एग्जिट पोल्स होते हैं, उनका वास्तविक दुनिया में प्रभाव हो सकता है, खासकर फाइनेंशियल मार्केट्स पर। कैसे? सोचो, दुनिया भर के निवेशक भारत के चुनावों को देख रहे होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इसका नतीजा अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखेगा। सही कहा। वे इन प्रिडिक्शंस के आधार पर फैसले ले रहे होते हैं। बिल्कुल, तो अगर वो एग्जिट पोल्स गलत होते हैं, तो इससे बहुत सारी अनिश्चितता और मार्केट में अस्थिरता आ सकती है। तो ये केवल चुनाव जीतने या हारने की बात नहीं है। ये उन प्रेडिक्शंस के प्रभाव के बारे में है जो अर्थव्यवस्था, लोगों की जीविका और उनके निवेश पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, यही कारण है कि इन एग्जिट पोल्स की सटीकता और विश्वसनीयता इतनी महत्वपूर्ण है। ये एग्जिट पोल्स ऐसे शक्तिशाली साधन हैं, लेकिन हम अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका सही ढंग से उपयोग कैसे करें, है ना? ये बात सही कही। ये एक बड़ा सवाल है कि इन एग्जिट पोल्स का असली मूल्य क्या है। क्या ये सब प्रचार और समस्याओं के बावजूद भी सार्थक हैं? हम इस पर अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से में और गहराई से बात करेंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू द डीप डाइव। हम भारत में एग्जिट पोल्स पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं और ये सफर वाकई में दिलचस्प रहा है। हाँ, मेरा मतलब है, किसे पता था कि ये चीजें इतनी जटिल होती हैं, है ना? सच में, हमने इन चुनौतियों, सैम्पलिंग के मुद्दे, बायस और वोट वितरण पर बात की। ये सब देखकर मुझे लगता है कि क्या ये एग्जिट पोल्स ही सच में इसके लायक हैं? हाँ, यही तो बड़ा सवाल है ना? और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो चलो डेविल्स एडवोकेट का खेल खेलते हैं। एग्जिट पोल्स के पक्ष में क्या दलीलें हैं? हमें इनकी जरूरत क्यों है? देखो, इसे ऐसे समझो कि क्या तुमने कभी उन डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जो बताते हैं कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं? ओह हाँ, हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो तुम देखते हो कि उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स कैसे बनाए, डायरेक्टर ने किस तरह के चुनाव किए। इससे फिल्म के बारे में एक अलग स्तर की समझ मिलती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूं। तो वॉशरूम में तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो एग्जिट पोल्स चुनावों के लिए वैसे ही हैं। ये केवल अंतिम परिणाम के बारे में नहीं है। ये इस बारे में समझने में मदद करते हैं कि लोग क्यों वोट कर रहे हैं, किस मुद्दे पर लोगों ने फैसला लिया और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो ये मतदाताओं के दिमाग में झांकने जैसा है, उनके इरादों को समझना। बिल्कुल, और ये जानकारी राजनीतिक पार्टियों के लिए, नीति निर्माताओं के लिए और हमारे जैसे नागरिकों के लिए भी बहुत मूल्यवान हो सकती है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हो क्या रहा है। हाँ, खासकर भारत जैसे देश में, जहां इतनी विविधता है, इतने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। और तुम्हारे एक स्रोत ने यह भी कहा कि एग्जिट पोल्स वास्तव में लोगों की चुनावों में दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में अधिक सक्रिय कर सकते हैं। बिल्कुल, इन पोल्स के चारों ओर एक रोमांच होता है, समझे? अनुमान लगाने की कोशिश करना कि कौन जीतेगा,
ये चर्चाएं शुरू करता है, लोगों को मुद्दों पर बहस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही बात है। तो भले ही ये प्रेडिक्शंस हमेशा सही ना हों, ये लोगों को राजनीति के बारे में बात करने के लिए तो उकसाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल, उस भागीदारी, उस जुड़ाव का होना एक लोकतंत्र के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हमें संभावित फायदे दिख रहे हैं, लेकिन हमें डाउनसाइड्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, है ना? सटीकता के मुद्दे, बायस की संभावना, हमने इस पे पहले ही काफी दिन अनजन तक हम इस पे पहले ही काफी बात की है। हाँ, इसे अनदेखा नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि जो गलत पोल्स होते हैं वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, चिंता पैदा कर सकते हैं, और इससे पूरे सिस्टम में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। और भले ही कोई पोल सही इरादों के साथ किया गया हो, फिर भी संभावना रहती है कि जानकारी का गलत मतलब निकाला जाए। जैसे लोग डेटा के कुछ हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और दूसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं, या ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो सही नहीं है। हाँ, ये अक्सर होता है, जैसे आप एक पेंटिंग को एक छोटे से खिड़की से देख रहे हो, समझे? हाँ, आप केवल इसका एक छोटा हिस्सा देख रहे हो और पूरी तस्वीर को मिस कर सकते हो। तो ये केवल पोल्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि इन्हें कैसे उपयोग किया जाता है। हम नागरिक के रूप में उस जानकारी की व्याख्या कैसे करते हैं। हमें निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल, ये एक साझा जिम्मेदारी है। पोल्स करने वाले, मीडिया और हम, जनता, हम सबको ये सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी होगी कि इस जानकारी का जिम्मेदारी से उपयोग हो। ये वाकई एक दिलचस्प चर्चा रही है। हमने भारत में एग्जिट पोल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। सभी जटिलताएं, चुनौतियां, संभावित फायदे। तो आपके हिसाब से हमारे श्रोताओं के लिए अंतिम टेकअवे क्या है? जैसे हम आगामी चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि मुख्य बात ये याद रखनी चाहिए कि एग्जिट पोल्स मददगार उपकरण हो सकते हैं, लेकिन ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, समझे? ये हमें कुछ इंसाइट्स देते हैं, लेकिन ये किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो इसे थोड़े संदेह के साथ देखो, अपनी खुद की रिसर्च करो और ज्यादा हाइप में मत बहो। बिल्कुल, आखिर में असली नतीजे वही होते हैं जो मायने रखते हैं। बहुत सही कहा। और हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये एग्जिट पोल्स की दुनिया में एक आंख खोलने वाली यात्रा रही है, और हमें उम्मीद है कि आपने इसके साथ कुछ नया सीखा होगा।